तो बच्चों, इस तरह से हमने अपनी पहली वीडियो के अंदर जाना कि प्रस्ताव किसे कहते हैं, निबंध किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं और उसके अंग कौन कौन से होते हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे हम अपने निबंध का विस्तार करें, उसको लिखें कैसे, उसके अंगों को कैसे लिपिबद्ध करें। तो सबसे पहले देखिए, इस तरह से आपके सामने विचार बिंदु मतलब संकेत बिंदु होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। हमारा जो ये विषय है ये है बढ़ती जनसंख्या। ठीक है, ये विषय भी दिखा देता हूं मैं आपको कि बढ़ती जनसंख्या एक भयानक समस्या। मान लो ऐसा कुछ प्रस्ताव आ गया और उसके जो नीचे संकेत बिंदु दिए हुए हमें जैसे दिए हुए हैं कि भूमिका, भारत की जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि के कारण, दुष्परिणाम और समाधान। तो इस तरह से हमें संकेत बिंदु दिए होंगे। तो ये हमारा हो गया प्रश्न। अब हम क्या करते हैं, सीधे अपने प्रस्ताव की तरफ आते हैं। देखिए ध्यान से। अब सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जब भी आप क्या करें, अपने प्रस्ताव की शुरुआत करें तो उसकी शुरुआत भूमिका से होनी चाहिए। जी हाँ, हर प्रस्ताव की भूमिका लिखनी बहुत जरूरी होती है। सेम उसी तरह से उसके अंत में, जो यहाँ पर है नहीं, दूसरे पेज की साइड में जो इधर बना हुआ ये पेज रहा, इधर इसका उपसंहार लिखा हुआ है। तो उपसंहार से प्रस्ताव का अंत होता है और भूमिका से उसकी शुरुआत होती है। तो भूमिका को प्रस्तावना भी बोलते हैं कई लोग, मतलब उसका प्रवेश द्वार जो है वो भूमिका ही है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो हमने अच्छा सा प्रस्ताव चुना है उसकी शुरुआत हम भूमिका से करें। ठीक है। दूसरी चीज, हमें क्या करना है, जब भी हम क्या करें, निबंध लिखें, तो हर संकेत बिंदु को, जैसे यहाँ पे संकेत बिंदु लिखे हुए बिल्कुल क्लियर साफ आपको दिख रहे होंगे, हम प्रत्येक संकेत बिंदु को ऐसे बिल्कुल स्पष्ट लिख करके अपने निबंध का विस्तार करें। देखिए, ऐसा करना जरूरी नहीं होता। निबंध को जो मैं आगे दिखाऊंगा बिना संकेत बिंदुओं के भी होते हैं, और वास्तव निबंध तो संकेत बिंदुओं वाला नहीं होता है। लेकिन हम क्या करेंगे कि जो जांचकर्ता होगा उसको अगर बिल्कुल स्पष्ट तौर पे दिखाएंगे कि हमारे संकेत बिंदु ये रहे, तो उसको जांचने में आसानी रहेगी और पता लग जाएगा कि इस बच्चे ने प्रत्येक संकेत बिंदु को उल्लेखित किया हुआ है। ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, प्रत्येक संकेत बिंदु को अपने प्रस्ताव के अंदर डाल करके विशेष तौर पे उसको दिखाना है कि ये देखिए, ये हमारा संकेत बिंदु है। हो सके तो जब आप खुद लिखें तो इसको अंडरलाइन भी कर दें, और जब कोई एक संकेत बिंदु पूरा हो जाए तो उसके अंत के बाद वो बाद वाली लाइन छोड़ के अलग से पैरा बना करके अपना अलग संकेत बिंदु शुरू करें। देखिए, इसने बिल्कुल स्पष्ट दिखाया हुआ है कि ये जो ऊपर वाले संकेत बिंदु थे कैसे इसने यहाँ पर ये पूरे के पूरे लिखे हुए हैं। ठीक है। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है प्रस्ताव को लिखने का, कि हर संकेत बिंदु को स्पष्ट करते हुए चलना। लेकिन बच्चों देखिए, एक चीज अब ये आपके सामने है, इसमें कोई संकेत बिंदु नहीं है, लेकिन फिर भी संकेत बिंदु केवल ऊपर दिए गए हैं। विषय है दहेज, एक ऊपर था। ठीक है, वहां पर थे हमारी जनसंख्या संबंधित, लेकिन हमारा यहाँ टॉपिक अलग किया मैंने और संकेत बिंदु भी दिखाए। इसके अंदर पहली बात तो भूमिका नामक संकेत बिंदु नहीं दिया है। देखिए बच्चे, हो सकता है हमारे जो एग्जाम हो उसके अंदर भी ऐसा ही हो कि ऐसे संकेत बिंदु दे करके 3-4 और भूमिका और उपसंहार न लिखा जाए संकेत बिंदुओं के अंदर। तो उस समय हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें स्वयं ही खुद ही भूमिका नामक जो संकेत बिंदु है वो बनाना चाहिए, और लास्ट में उपसंहार भी ऐसे ही हमें लिखना चाहिए, और इस तरह से उल्लेख करने से हमें बचना चाहिए। लेकिन इस तरह से लिखना भी कुछ गलत नहीं होता है, अगर आप ढंग से करेंगे तो वो सही माना जाता है। पर वही बात, हमें तो अच्छे नंबरों से मतलब है, हमें तो जो जांच करता है उसको प्रभावित करना है, ताकि हम बहुत अच्छे नंबर उसके अंदर प्राप्त कर सकें, 10 में से पूरे 10। तो अपने संकेत बिंदुओं को बिल्कुल स्पष्ट लिखें, और जब एक संकेत बिंदु का विस्तार हो जाए तो उसके बाद आगे बढ़ जाएं। तो ये तो बात हुई प्रस्ताव को उल्लेख करने की, लिखने की, शुरुआत करने की। तो आपको पता लग चुका है कि हम शुरुआत किससे करते हैं, भूमिका से करते हैं। अब हम देखते हैं भूमिका कैसी होती है, कैसे बनाते हैं, उस विषय पर अब हम आगे बातें करेंगे। तो देखिए एक बार जरा, ये प्रस्ताव है दहेज एक ऊपर था, इसकी भूमिका कैसे बनाई, इसकी शुरुआत कैसे हुई। एक बार देखिए इस लाइन को, यदि किसी प्रथा या परंपरा के उद्भव और विकास का अध्ययन करें तो ज्ञात होता है कि प्रथाओं और परंपराओं का आरंभ किसी श्रेष्ठ उद्देश्य को लेकर होता है। ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात तो इन्होंने विषय संबंधित बात यहां पर नहीं की, सीधे विषय पर नहीं आए। कई बच्चे क्या करते हैं, सीधे विषय को लेके आ जाते हैं, दहेज ये, दहेज वो, दहेज ऐसे, दहेज वैसे। नहीं, ये क्या किया, एक चीज लेके आए, एक ऐसा विषय लेकर के आए जो हमारे इस टॉपिक से संबंधित है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे। ठीक है। उन्होंने बात की हमारी प्राचीन प्रथाओं और परंपराओं की, और आप समझ सकते हैं कि ये प्रथाएं और परंपराएं ही जाकर के बाद में कहां तक पहुंचेंगी, दहेज तक पहुंच जाएंगी। तो ये कला होती है भूमिका तैयार करने की, कि हम क्या करें, जब भूमिका तैयार करें तो सीधे विषय पर न आए,
बल्कि उससे संबंधित कोई ऐसी बात करें जो उससे जुड़ी हुई हुई हो, लेकिन वो अप्रत्यक्ष से सीधे न जुड़ी हुई हो। मतलब हम सीधे विषय पर हमला न करें, सीधे विषय को प्रस्ताव के अंदर बिल्कुल शुरुआत में लेकर न आए। एक छोटी सी भूमिका, ज्यादा बड़ी भी नहीं हो वरना सब चीज बेकार हो जाएगी। छोटी सी भूमिका के माध्यम से हम क्या करें, अपने विषय के ऊपर आए। तो ये क्या करता है, हमारे लिखने के अंदर हमारी मतलब जो चालाकी है उसको भी प्रदर्शित करता है और अगले के ऊपर प्रभाव डालता है। तो इसलिए हमारी जो भूमिका है उसकी शुरुआत एक ऐसे विषय से हो जिसका प्रत्यक्ष तौर पर विषय से संबंध न हो, लेकिन वह जो बात हमने शुरू की वो बात हमें विषय तक पहुंचाने में सहायक भी हो। तो पहली बात तो भूमिका के अंदर हमें ये ध्यान रखनी चाहिए। सेकंड, भूमिका हमारी आकर्षक होनी चाहिए। देखिए बच्चे, वही बात एंट्री गेट है, सबसे पहला प्रभाव है। अगर यही आकर्षक नहीं होगा तो कोई भी प्रस्ताव को पढ़ना नहीं चाहता, वो काफी लेंथी होता है, काफी बोरिंग होता है। हमें उसी बोरिंग चीज को क्या करना है, एक आकर्षक चीज बनानी है। तो इसलिए हमारे जो शुरुआती शब्द होंगे बड़े मायने रखेंगे कि हम उसको कितने आकर्षक बनाते हैं। तो सबसे पहली बात, हमें हमारी जो भूमिका है वो बड़ी ही आकर्षक होनी चाहिए, ताकि कुछ ही लाइनें पढ़ के वो ऐसे मन में मतलब भाव पैदा करे कि जो पाठक है वो आगे उसको पढ़ने को मजबूर हो। ठीक है, इतनी आकर्षक हो। वो छोटी होनी चाहिए, पहले बता चुका हूं, बेवजह की मतलब ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए वो, और साथ में सकारात्मक हो तो भी अच्छा है। देखिए यहां पर दहेज अपने आप में एक बहुत ज्यादा मतलब आज जो अभिशाप है वो लिया गया है, कुप्रथा के रूप में लिया गया है। लेकिन टॉपिक जो नेगेटिव है तो फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम पॉजिटिव ही शुरुआत करें। आप देख सकते हैं, यदि किसी परंपरा या प्रथा का उद्भव विकास का अध्ययन करें तो ज्ञात होता है कि ये इनका आरंभ किसी श्रेष्ठ उद्देश्य को लेकर हुआ है। मतलब यहां पर भी इस नेगेटिव तो खैर नहीं बोल सकते, लेकिन एक किस्म से नकारात्मक तो है ये चीज। तो इसकी शुरुआत भी एक पॉजिटिव चीज से की गई कि प्रथाएं और परंपराएं गलत नहीं होती हैं, लेकिन कालांतर में वह प्रथा या परंपरा ऐसी रूढ़ी बन जाती है। कब? कालांतर में, समय के बाद हम लोग उसको अपने तरीके से अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ लेते हैं। ठीक है, मतलब उसने शुरुआत की पॉजिटिव से। बच्चों, नेगेटिव जो दिमाग होता है, जो वाक्य होते हैं, वो किसी पर भी अच्छा प्रभाव नहीं डालते हैं, सीधी सी बात है। हमेशा इसलिए हमें सकारात्मक भूमिका बनाने की प्रयास करना चाहिए, चाहे हमारा विषय कितना ही नेगेटिव क्यों न हो। तो ये बात भी काफी ध्यान रखनी चाहिए हमें भूमिका बनाते समय। और भूमिका से संबंधित अगला ध्यान हमें क्या रखना चाहिए कि भूमिका जरूरी नहीं किसी, जैसे ये लाइन आई अभी, इसी किसी घटना से या किसी बात से ही हो, नहीं, जरूरी नहीं हम उससे संबंधित कोई बात लिखनी पड़े। अगर आपने बहुत से प्रस्तावों या निबंध के अंदर ध्यान किया हो तो बहुत से निबंध की शुरुआत दोहे से होती है, किसी कहानी से होती है, किसी लघु कथा से होती है, किसी मुहावरे से भी हो सकती है, लोकोक्ति से भी हो सकती है। तो जरूरी नहीं हमारी इससे भी हो। अगर विषय संबंधित हमें लगता है कोई हमारा दोहा हमारे पास है, आपको याद है, पहले याद किया हुआ या अब भी कोई अच्छे से याद किया है आपने, तो उससे भी आप अपनी भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज भी हमें इसके अंदर ध्यान रखनी चाहिए। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे हम किसी दोहे से या किसी लोकोक्ति से भी अपने प्रस्ताव की शुरुआत कर सकते हैं। तो देखिए एक बार, तो देखिए मैंने यहां पर एक प्रस्ताव लिया, विपत्ति कसौटी जे कसे 23 साचे मीत। आपने सुना होगा इसके बारे में कि जो विपत्ति के समय काम आए वही हमारा सच्चा मित्र होता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कैसे की, इसकी भूमिका कैसे बनाई, देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, एकाकी बादल रो देते, एकाकी रवि जलता रहता। कि अकेले तो बादल भी रोते रहते हैं और जो रवि होता है, सूरज, वो भी जो अकेला होता है आसमान के अंदर तो हमेशा जलता ही रहता है। मतलब दिखाया गया कि एक अकेला जो इंसान होता है वो कभी भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं रह सकता। उसको समाज के अंदर रहते समय एक अच्छे मित्र, एक अच्छे सलाहकार की जरूरत होती है। तो इसलिए हमारा एक सच्चा मित्र होना जरूरी है, हमें एकाकी जीवन नहीं जीना चाहिए। तो देखो कहां से उन्होंने लाइन उठाई, ये विषय से संबंधित तो नहीं है लेकिन विषय तक पहुंचाने के लिए सार्थक जरूर है। लिखा भी है, जीवन का एकाकीपन वास्तव में अभिशाप है। देखिए ये बात जो है पहली वाली, सामाजिक प्राणी होने के नाते प्रत्येक मनुष्य अपने विचारों को किसी के सामने रखना चाहता है। मतलब ये सब चीजें क्या है, हमें भूमिका के लिए लिखनी पड़ती हैं। तो यहाँ जो शुरुआत हुई वो एक लोकोक्ति से हुई, एक कहानी से हुई या एक दोहे से हुई, वो मायने नहीं रखता है। बस ये ध्यान रखें कि वो विषय से संबंधित हो और उस तक पहुंचाने में हमें सार्थक भी हो। तो इस तरह भी हम अपने प्रस्ताव की शुरुआत करते हैं। इसी विषय में मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। देखिए यहां पर है हमारा भारत। ठीक है, ये हमारा विषय है और इसकी शुरुआत, इसकी भूमिका कैसे बनाई गई, एक कवि के
कविता के मतलब हिस्से से बनाई गई। देखिए, महान उर्दू कवि इकबाल ने ठीक ही कहा है, यूनान और मिस्र रूमाम सब मिट गए जहां से, बाकी अभी तलक है नामो निशान हमारा। कुछ बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो मतलब देखिए अब क्या किया, यहां से कवि इकबाल की लाइनों से हमारा प्रस्ताव शुरू हुआ। तो इस तरह से किसी भी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रस्ताव की शुरुआत कर सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से मैंने आपको क्या किया, अलग अलग तरीके से भूमिका बनानी बताई कि किस तरह से हम अपनी भूमिकाओं को बना सकते हैं। और अंत में एक बात और, कि जब हम अपनी भूमिका बना रहे हैं और जब हमने वो बात कर ली जो भूमिका से संबंधित थी और उसके माध्यम से हम क्या किया, विषय तक आ गए। जैसे देखो इसमें आ गए हम, लेकिन कालांतर में वह प्रथा या परंपरा ऐसी रूढ़ी बन जाती है कि उससे मुक्ति पाना भी असंभव हो जाता है। ऐसी ही एक प्रथा है, नाम क्या है, दहेज प्रथा। तो देखिए इस तरह से वो इन लाइनों के माध्यम से इस पर आ गए। तो ये हमारी भूमिका या प्रस्तावना बनकर तैयार हो गई। और ध्यान रखें कि जैसे ही हमारा विषय आए, जैसे ही हमारा टॉपिक शुरू हो जाए, भूमिका के माध्यम से जब हम उस तक पहुंच जाएं, तो वहीं पर हमारी भूमिका समाप्त हो जानी चाहिए। उससे आगे हमें क्या करना है, अगला संकेत बिंदु जैसे अर्थ और मूल रूप लेकर के वो लिख करके उसका विस्तार करना चाहिए, न कि अब इसको आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इससे आगे अब हम कुछ भी लिखेंगे तो वो हमारे अगले संकेत बिंदुओं के अंतर्गत आता होगा। और अगर हम यहां पर वो चीज लिख देंगे तो फिर आगे हम क्या लिखेंगे, और आगे लिखते समय में अगर हम वही बात रिपीट करेंगे तो ये अच्छा मतलब जो है अपने आप में सूचक नहीं होता है। ये बात चिढ़ाने वाली होती है किसी चीज को बार बार लिखना एक पत्र के अंदर। तो अपने शब्दों को बचा कर रखें और उनका प्रयोग जो है यथास्थान करें, एक उचित स्थान के ऊपर करें। तो हमारा विषय आते क्या करें, हम अपनी भूमिका को खत्म कर दें वहीं पर, उससे आगे अपनी भूमिका को न बढ़ाएं। तो बच्चों, इस तरह से हमने जाना कि कैसे हम प्रस्ताव की शुरुआत करें, निबंध की शुरुआत करें और कैसे उसकी भूमिका या प्रस्ताव बने। यही पॉइंट मैंने आपको बताए जो सामने दे भी दिए हैं। अब सबसे पहले भूमिका की शुरुआत एक ऐसे विषय से करें जिसका प्रत्यक्ष तौर से विषय से कोई संबंध न हो, लेकिन वह विषय हमें विषय तक पहुंचाने में सहायक हो। तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, भूमिका आकर्षक हमारी छोटी होनी चाहिए तथा उसका सकारात्मक होना भी अच्छा होता है अगर बन पाए तो। अगला है, भूमिका किसी लघु घटना, कहानी, कथा, दोहे, मुहावरे या लोकोक्ति से भी प्रारंभ की जा सकती है। और अंतिम अभी बताया मैंने, प्रयास रहे कि भूमिका का अंत विषय आते ही हो जाए। ठीक है, कि विषय जब हमारा आ गया तो हमारा अंत हो जाए, और भूमिका को ही प्रस्तावना कहा जाता है। तो बच्चों, ये थी हमारी प्रस्ताव की भूमिका। मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आई होगी। देखिए बच्चों, ये भी इतना आसान काम नहीं है भूमिका बनाना कि एक बार में आप सीख जाएंगे। इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास की आवश्यकता होगी। बार बार जितना प्रयास करेंगे उतने ही आप इसके अंदर पारंगत होते जाएंगे। ठीक है, और जो कक्षाएं होती हैं हमारी, अगर वो आप अटेंड करोगे तो उसके अंदर भी हम ढंग से बताते हैं, लिखवाते भी हैं आपसे कि आप किस तरह से भूमिका को तैयार करें। तो इस वीडियो को देखें और जाने समझें और आगे देखें कि अब हम आगे प्रस्ताव का विस्तार कैसे करें, उसका जो मुख्य पार्ट है, बीच का अंग है, उसको हम आगे कैसे बढ़ाएं।